आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक ही चीज होता है, बट मैं आपको बता दूं दोनों एक ही चीज नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट होता है। एक्चुअली ब्रीथिंग का जस्ट मतलब होता है सांस को अंदर ले जाना और सांस को बाहर निकालना। दैट मीन्स जब हम सांस को अंदर ले आते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले आते हैं, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम CO2 को बाहर निकालते हैं। इतना तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते होंगे, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो जस्ट ब्रीथिंग उसी को कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है, सिंपल में आप समझो, जो स्टार्च होता है, फूड होता है, उसको ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, उसी चीज को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जस्ट मीनिंग वही होता है। देखो पीछे व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि respiration is the process by which all living organisms break down starch to release energy। वो स्टार्च को एनर्जी रिलीज करने के लिए ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन वो एनर्जी रिलीज करते हैं स्टार्च को ब्रेक डाउन करके। एनर्जी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप समझो, अगर हमारे बॉडी पे एनर्जी नहीं होगी, थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं होगी, तो क्या आप किसी भी चीज को उठा सकते हो? आप अपने मन में इमेजिन करो। यहाँ पे जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे तो लिख दी हुई हूँ कि ब्रीथिंग मतलब कि एनर्जी का यूज किस लिए करते हैं? ब्रीथिंग के लिए करते हैं, पंपिंग ऑफ हार्ट, ग्रोथ एंड मूवमेंट। आपको क्या लगता है सिर्फ इतना ही के लिए करते हैं? आप अपने लाइफ में कुछ भी काम करते हो उसमें तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप कुछ तिनके को उठाना चाहोगे, अगर आपकी बॉडी पे उतना सा भी एनर्जी नहीं होगी तो आप उस चीज को भी नहीं उठा पाओगे। आप किसी बीमार व्यक्ति को देखो, वो पूरी तरह से बीमार पड़ा रहता है तो वो अपनी बॉडी को तक उठा नहीं पाता है। तो आपको क्या लगता है आप छोटा चीज उठा पाओगे? नहीं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी तभी मिलेगी जब स्टार्च को ऑक्सीजन मिलेगा, और वो ऑक्सीजन मिलकर उस चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तभी हमें एनर्जी तो प्राप्त हो जाती है। आप रेस्पिरेशन को फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हो सिंपली कि जब ग्लूकोज को, दैट मीन्स ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। एनर्जी मिलती है प्लस वाटर भी बनता है H2O, और साथ ही साथ CO2 रिलीज हो जाता है। आप इस चीज को ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो, जो मैंने आपको डेफिनेशन में लिख कर दिखाया है उसी चीज को मैं फॉर्मूले के तौर पे शो कर दे रही हूँ। तो जस्ट ये चीज है रेस्पिरेशन। उसी तरह ब्रीथिंग में क्या होता है कि आप सांस को अंदर ले आते हो और सांस को बाहर छोड़ जाते हो। जैसे कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, मतलब कि आप इनहालेशन कर रहे हो, इनहालेशन। और जस्ट उसी तरह जब आप सांस को बाहर छोड़ देते हो तो आप क्या करते हो? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर ले जाना, और जब सांस को बाहर छोड़ते हो तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। हम आगे आपको लिखकर दिखाते हैं कि क्या है। अगर आप लोग ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का सही मतलब समझ गए होंगे, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ब्रीथिंग में क्या होता है कि ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो हम अपने लंग्स के थ्रू करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है हमारे सेल्स में होता है, ग्लूकोज का टूटना हमारे सेल्स में होता है। जबकि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में हम क्या इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, मतलब कि फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जस्ट वही चीज लिखा हुआ है। और ब्रीथिंग में क्या होता है कि ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज होती ही नहीं है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। जो मैंने आपको कहा वही चीज जस्ट लिखा हुआ है, आप एक बार देखो। फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। इट हैपेंस इन लंग्स एंड इट हैपेंस इनसाइड द सेल्स। जबकि ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। उसी तरह ये क्या होता है ब्रीथिंग में कि इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को अंदर ले जा रहे हैं और सांस को बाहर भी छोड़ रहे हैं। उसी तरह रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, मतलब ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जा रहा है और हम एनर्जी प्राप्त हो रही है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन मेनली 2 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से, मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताती हूँ, देन समझाती हूँ कि वो क्या क्या है और कैसे वो वर्क करता है। रेस्पिरेशन मेनली 2 तरह के होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया और दूसरा हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और जो एनोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, मतलब कि वो ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन कर रहे हैं।
हम जो ह्यूमन होते हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं तभी तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। मतलब कि हम जो ह्यूमन होते हैं या फिर एनिमल्स हो रहे हैं या फिर बर्ड्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का होना, मतलब कि ऑक्सीजन के बिना वो रेस्पिरेशन कर ही नहीं सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं एक बार लिखती हूँ कि पहला में एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा में एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो अगर आप लोग को पता होगा कि एरो एरो का मतलब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो एरो, एरो का मतलब होता है ऑक्सीजन। एरो मीन्स O2। बट यहाँ पे एन एरो, ये जो आप देख रहे हो एन एरो, एन एरो का मतलब होता है मीन्स absence of O2। दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है O2 के हेल्प से रेस्पिरेशन करता है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन aerobic respiration happens in the presence of oxygen, but anaerobic respiration happens in the absence of oxygen। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, इतना इजी सा तो है। एरो का मतलब आप समझ लो और एन एरो का मतलब समझ लो। अगर आप इतना समझ लो तो आपको याद ही हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे कि ह्यूमंस, हम जो ह्यूमंस है वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं। जस्ट इधर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो यीस्ट हो गया, सम बैक्टीरिया हो गया, सम बैक्टीरिया। उसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो आप महसूस करते होंगे कि हम हांफने लगते हैं और हम सांस को कम लेने लगते हैं। तो वैसे में हमारा जो मसल्स होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में या फिर बहुत ही कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता है। उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी सकते हैं, ह्यूमन मसल्स। आप इसको एरोबिक रेस्पिरेशन को फॉर्मूले के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट फॉर्मूलाज। ग्लूकोज, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलता है तो किसमें टूटता है, एनर्जी मिलता है प्लस H2O बनता है एंड CO2 रिलीज हो जाता है और ये लार्ज अमाउंट में बनता है। जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब उन्हें एनर्जी मिलती है काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उन्हें भी एनर्जी मिलती है लेकिन उनको कम मात्रा में मिलती है। तो और ये क्या होता है कि अल्कोहल बनाता है। यहाँ पे तो वाटर तो बनता है वाटर, बट यहाँ पे वाटर ना बन के अल्कोहल बनता है। आप उसको देखो, फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हो इसका, ग्लूकोज किसमें टूट जाता है, एनर्जी प्लस अल्कोहल प्लस CO2, और ये एनर्जी जो मिलती है वो एनर्जी कम होती है, लेस एनर्जी।
देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या क्या फीचर है वो आप देख लो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट पाता है। जस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म में ही होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि ग्लूकोज कैसे ब्रेकडाउन होता है, वो कौन कौन सा स्टेप्स है, उसके बारे में हम आगे जानते हैं और पढ़ते हैं। आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है उसके बारे में भी पढ़ा, लेकिन अब आपको जानना है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज तो टूटता है, लेकिन ग्लूकोज कितने तरीके से टूटता है उस चीज के बारे में हमें जानना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे टूट रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे टूट रहा है, ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उस चीज के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार देखो, इन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज ग्लूकोज जब टूटता है तो बनता है पायरुवेट। यहाँ पे आप ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस मतलब होता है फूड का टूटना, फूड का ब्रेकडाउन होना। ग्लाइको मतलब होता है फूड, और लिसिस मतलब होता है फूड का टूट जाना। लिसिस मतलब जस्ट टूटना, तो मतलब फूड का टूटना। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जबकि पायरुवेट 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। उसके बाद जब टूटता है तो आगे क्या बनता है? एनर्जी बनता है, प्लस वाटर भी मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ पे O2 लिखो, O2। ये जो आप देख रहे हो ये दोनों चीज, ये होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि ये चीज जो होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए मैंने आपको तभी कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ये गलत है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज कैसे टूटता है। इसके बाद हम जानेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सेकेंड में है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, तो हम उसे लिख सकते हैं नॉर्मली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन is also named as fermentation in mitochondria। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मेनली फूड को दो तरीके से तोड़ता है, दो तरीके से ब्रेक डाउन करता है। पहला तो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है लैक्टिक फर्मेंटेशन। एक बार लिखती हूँ, फर्स्ट में है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकेंड में है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक फर्मेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एक बार मैं इसको लिखती हूँ, इस चीज को मैं लिख रही हूँ फॉर्मूले के तौर पे कि जैसे सपोज ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट
ये 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जबकि ये 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब कि ग्लूकोज से पायरुवेट में टूट रहा है। यहाँ पे हम इसीलिए लिख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही होता है फूड का ब्रेक डाउन होना। उसके बाद जब ये टूटता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं absence of O2। तो क्या बनता है, यहाँ पे एनर्जी बनता है एटीपी दैट मीन्स एनर्जी प्लस अल्कोहल में क्या बनता है, इथानॉल प्लस एटीपी, अल्कोहल प्लस CO2 रिलीज हो जाता है। तो ये रहा हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का फॉर्मूला। दैट मीन्स ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटा, देन पाइरुवेट क्या हुआ, जब टूटा तो एटीपी बना, दैट मीन्स एनर्जी बना, अल्कोहल बना, अल्कोहल में इथानॉल बना एंड CO2 रिलीज हो गया। और ये किसमें हुआ, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। मतलब कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब भी होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, इसीलिए यहाँ पे वाटर भी नहीं बन रहा है। उसके बाद हम लैक्टिक एसिड के बारे में देखेंगे कि लैक्टिक एसिड में क्या होगा, कि लैक्टिक एसिड दैट मीन्स ग्लूकोज जब टूटेगा तो पाइरुवेट में बदलेगा, देन जस्ट वैसे 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एन यहाँ पे है 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे है 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे वही चीज होगा ग्लाइकोलिसिस एंड जब ये टूटेगा तो यहाँ पे क्या बना था कि अल्कोहल बना था, बट यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड में देखो, पहले तो एटीपी लिख लो, एटीपी बनेगा ही, प्लस CO2 तो बनेगा ही, प्लस लैक्टिक एसिड, और ये भी होगा ऑक्सीजन के अब्सेंस में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन का जब अब्सेंस होगा तो यहाँ पे यीस्ट होना जरूरी है। आप यहाँ पे यीस्ट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यीस्ट जो होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही एनर्जी रिलीज कर लेता है, मतलब कि एनर्जी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जस्ट यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए आपके एनसीईआरटी बुक में देखना यीस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। आप ये सभी चीज को देख पा रहे होंगे। ये जो होता है ये सब पूरा का पूरा किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म। जस्ट ये भी आप जो ऊपर का एग्जांपल देख रहे हो, ये जो मैंने लिखा है, ये भी किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं आपको ओनली बोल कर बताऊंगी तो आई थिंक आप बोर हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जो आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। सपोज ये एक ह्यूमन है और ये उसका नोज है, ये रहा नोज, ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा नाक है जो बड़ा सा आपको एक होल की तरह नजर आ रहा है, वो नॉस्ट्रिल्स है। उसी चीज को मैं दिखा रही हूँ, ये है नॉस्ट्रिल्स। देन ये जब हवा अंदर की ओर जाती है, जब हम सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन जब यहाँ से अंदर की ओर जाती है, इस भाग को आप देख पा रहे होंगे, इस चीज को आप देख पा रहे होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं नेजल पैसेज। इस भाग को आप देख रहे हो, ये जो है नेजल पैसेज। देन जब यहाँ से हवा एंटर करती है तो यहाँ से होते हुए ये क्या होता है, यहाँ पे कि छोटी छोटी, आप अपने नाक पे देखते भी होंगे, मिरर पे आप नाक पे देख पा रहे होंगे कि आपके नाक के अंदर छोटी छोटी सी हेयर होती है, छोटी छोटी सी बाल होती है। वो बाल क्या करता है कि डस्ट को रोकने में हेल्प करता है। सपोज कि डस्ट पार्टिकल आपके नोज के अंदर चला गया है तो वो छोटा छोटा हेयर क्या करता है, उस चीज को हेल्प करता है रोकने में, साथ ही एयर को
मॉइस्चराइज भी करता है और वार्म भी करता है। तो ये है हेयर। जब यहाँ से अगर एयर पास होता है, सपोज एयर यहाँ से पास हो गया, देन यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये जो नीचे आप देख रहे हो दैट मीन्स इस पार्ट को आप देखते होगे तो ये क्या होता है, फेरिंग्स होता है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, वही पार्ट है यहाँ पे फेरिंग्स। इस चीज को हम बोलेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स फेरिंग्स क्या होता है, फूड और एयर का कॉमन पाथवे होता है। मतलब वहां से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर। देन यहाँ से जब हवा आगे की ओर पास होता है तो आप ध्यान देते होंगे कि यहाँ पे ऐसा करके कुछ लैरिंग्स होता है। ये जो आप देख रहे हो इस पार्ट को हम बोलेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग से ही हमें आवाज मिलती है। मतलब कि लैरिंग से ही हमारी वॉइस सुरीली निकलती है, लेकिन मेरी वॉइस तो उतनी सुरीली नहीं है। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स से जब एयर पास होता है, एयर आगे की ओर जाता है, हवा आगे की ओर जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे एक सी कार्टिलेज बना हुआ रहता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आप फील करते होगे, उसके नीचे यहाँ पे ही सी कार्टिलेज, आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, उसको थोड़ा टच करो तो आपको कुछ सी कार्टिलेज टाइप सा ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। इसलिए होता है ताकि वो जो होता है दोनों ये पाथ जो होता है वो एक दूसरे से चिपक ना जाए, इसलिए वो कार्टिलेज होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप या फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया, जब एयर ट्रेकिया से पास होता है तो ट्रेकिया से पास होते हुए ये दो भागों में बढ़ जाता है। इस चीज को, ये जब दो भागों में बढ़ता है तो इस चीज को हम बोलते हैं ब्रोंकियो, सॉरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बोलते हैं जब ये दो भागों में बढ़ जाता है, यहाँ से नीचे जब जाता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। जब ये दो भागों में बढ़ता है तो वो लंग्स में चला जाता है, लेकिन लंग्स में कहाँ पे जाता है, ये जब दो भागों में बढ़ जाता है एयर, सपोज ये रहा और एक ये रहा, दो भागों में बढ़ा और ये फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ये फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं हम, जो ब्रांच की तरह निकला हुआ रहता है उस चीज को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ये जो आप देख रहे हो ये जो बटा हुआ है ब्रांच की तरह, जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ की टहनियां जो होती है वो कई भागों में बढ़ जाता है, तो जस्ट उसी तरह हमारे लंग्स में भी ब्रांच की तरह बटा हुआ रहता है, उसी चीज को ब्रोंकियो कहते हैं। बट ब्रोंकियो में बलून की तरह एक शेप बना हुआ रहता है जो अंगूर की तरह देखने में लगता है, अंगूर की गुच्छों की समान वो देखने में लगता है। जब एयर वहां पे जाता है तो वो फूल जाता है, जब बलून में आप एयर भरते तो वो फूल जाता है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा पिचक जाता है, मतलब कि सांस बाहर निकल गई, वो फूलता है देन फिर पिचक जाता है, वो फूलता है देन फिर अपने शेप में आ जाता है। उस चीज को बोलेंगे हम, एक बार ऐसे देखो, ये जस्ट बलून की तरह ऐसे ऐसे होता है। ऐसे, इस चीज को हम बोलेंगे एल्वोलाई, बट यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक लंग्स, ये बन गया लंग्स। इस चीज को हम बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे एल्वोलाई। एल्वोलाई, ये जो है ये और ये इस पार्ट को आप देख रहे हो वो एल्वोलाई है। जब भी एयर एल्वोलाई तक पहुंचता है तो एल्वोलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, तो वो एयर ब्लड वेसल्स से होते हुए हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंच जाता है, मतलब शेष तक पहुंच जाता है। तो एल्वोलाई क्या करता है कि ब्लड वेसल्स में एयर को पास कर देता है,
तो इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे काफी डिटेल में। मैं एक बार लिख कर भी आपको बता दूंगी। मैं आपको अभी तो डायग्राम के थ्रू बता दी, डायग्राम ड्रॉ करके बता दी कि एयर कहाँ कहाँ पे जाता है और वो कहाँ कहाँ से पास होता है, देन क्या क्या करता है। आपने डायग्राम के माध्यम से तो समझ लिया, देख लिया कि एयर हमारे बॉडी पे कहाँ कहाँ पे पास होती है, कहाँ कहाँ पे जाती है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। मैं आपको अभी जस्ट डायग्राम शो करके दिखाई थी, लेकिन आप एक बार देख लो, यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख दिया है कि क्या क्या होता है उसका फंक्शन। नॉस्ट्रिल, ये जो छेद आप देख रहे हो, ये जो बड़ा सा होल देख रहे हो, उससे एयर पास होता है, वही लिखा हुआ है एयर एंटर्स। देन नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से क्या होता है कि एयर फिल्टर बाय फाइन हेयर। नेजल पैसेज, ये जो आप रास्ता देख रहे हो उसमें हेयर होता है, हेयर क्या करता है, डस्ट को फिल्टर करता है, डस्ट को अंदर जाने से रोकता है, वही चीज लिखा हुआ है। देन फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है कि कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग से क्या होता है कि फेरिंग से हवा भी पास होती है, एयर भी पास होता है और साथ ही साथ फूड भी पास होता है। देन लैरिंग्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स क्या करता है कि प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। यहाँ पे एक कॉर्ड की तरह होता है, वहां से क्या होता है कि हमारा वॉइस निकलता है, वॉइस की आवाज आती है। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप भी होता है। विंड पाइप क्या करता है कि विंड पाइप सपोर्टेड बाय स्टेप्ड कार्टिलेज दैट प्रिवेंट कोलैप्स। यहाँ पे नीचे आप देखोगे, महसूस भी करोगे, सी टाइप कार्टिलेज होता है कुछ इस टाइप सा, वो क्या करता है कोलैप्स, मतलब कि दोनों को आपस में चिपकने से मदद करता है, हेल्प करता है, ताकि आपस में वो दोनों चिपक ना जाए। अगर चिपक जाएगा तो सांस अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए सी शेप्ड कार्टिलेज होता है ताकि वो चिपके ना। देन उसके बाद मैंने कहा था कि ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आता है। ब्रोंकाई क्या करता है कि वो दो भागों में, लंग्स दो है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में चला जाता है, वही लिखा हुआ है कैरी एयर इनटू ईच लंग्स। दो लंग्स है, दोनों लंग्स से एयर पास हो जाता है, मतलब दोनों लंग्स में एयर चला जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, वही लिखा है फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। देन ब्रोंक्यूल्स, दैट मीन्स आप लंग्स में देखोगे ब्रोंकाई के अंदर वो फर्दर डिवाइड हो जाता है और भी डिवाइडेड होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाई थी, उसमें आप एक बार देख लेना कि क्या होता है उसमें। स्मॉल ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर विद इन द लंग्स, मतलब कि वो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है लंग्स में। उसके बाद आता है एल्वुलाई। एल्वुलाई के बारे में आपको डिटेल में जानना है, मैं फिलहाल इसको अभी एक बार मिटा देती हूँ और सिर्फ एल्वुलाई के बारे में पढ़ाती हूँ कि एल्वुलाई क्या करता है, एल्वुलाई एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको बताई हूँ कि वो बलून शेप की तरह होता है, जब एयर पास होता है उसमें एयर जाता है तो वो बलून की तरह फूल जाता है, और जब एयर बाहर निकलता है तो वो अपने शेप में, छोटा सा शेप में आ जाता है। उसके बारे में डिटेल में आप देखो। एल्वुलाई उसको बोलते हैं जो हमारे लंग्स में बलून की तरह, आप डायग्राम पे देखे होंगे कि बलून की तरह छोटे छोटे सैक्स होते हैं, बलून की तरह देखने में लगता है, उसी चीज को हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई में क्या होता है, आप उसका फीचर्स देखो और उसका फंक्शन देखो। एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, एल्वुलाई आर टीनी बलून लाइक एयर सैक्स इनसाइड द लंग्स। एंड उसका फीचर क्या क्या होता है कि जो एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई काफी स्थिर होता है, काफी ज्यादा पतला होता है, साथ ही रिच ब्लड सप्लाई एंड लार्ज सरफेस एरिया। जब एल्वुलाई में ब्लड पास होता है, ब्लड जाता है तो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, मतलब उसमें काफी ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है सरफेस एरिया। एंड क्या होता है कि एल्वुलाई ब्लड को सप्लाई करता है। ये देखो आप, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि ये रहा हमारा एक एल्वुलाई, ये है एल्वुलाई, एल्वुलाई है ना। इसमें क्या हुआ कि एयर पास हुआ, O2 एयर के तौर पे O2 पास हुआ। एल्वुलाई के पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, कुछ इस टाइप का, आप समझ लो कि ये है ब्लड वेसल, जिसको आप कह सकते हो ब्लड कैपिलरी, है ना। ये है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। ये देखो एल्वुलाई है, एल्वुलाई में ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी में क्या होता है कि एयर यहाँ से, एल्वुलाई क्या करता है, एयर को इसको दे देता है, मतलब ब्लड कैपिलरी को दे देता है, एयर यहाँ पे चला आता है, ऑक्सीजन यहाँ पे चला आता है। देख ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल के थ्रू, क्योंकि ब्लड वेसल तो हमारे पूरे बॉडी पे फैला हुआ है, पूरे बॉडी पे है, तो ब्लड में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि पूरे सेल्स में पहुंचा देता है एयर को, दैट मीन्स O2 पहुंचा देता है।
जब ऑक्सीजन पूरे ब्लड वेसल पे पहुंच जाता है, ब्लड वेसल के थ्रू पूरे सेल्स में पहुंच जाता है, तो उस सेल से CO2 को वापस ले लेता है। मतलब CO2 तो रिलीज होता ही है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 रिलीज होता है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो हीमोग्लोबिन उसे कैरी करता है और वापस यहीं पे एल्वोलाई पे पहुंचा देता है। ब्लड वेसल से क्या होता है, यहाँ से CO2 आता है, CO2 देन यहाँ से बाहर CO2 निकल जाता है। आप देखो कुछ ऐसे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और यहाँ से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। तो इसी चीज के बारे में मैंने अभी यहाँ पे लिखाया है, उसका फंक्शन कि मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज O2 पास इनटू ब्लड, O2 ब्लड पे चला जाता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन ब्लड पे चला जाता है, और CO2 पासेज आउट ऑफ ब्लड टू लंग्स। CO2 क्या होता है, लंग्स में चला जाता है। थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लो कि रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है। एक्चुअली रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है कि जब हम सांस को पूरी तरह से बाहर की ओर छोड़ देते हैं तो थोड़ी बहुत एयर लंग्स में रह ही जाता है। जो एल्वोलाई होता है जिसमें हवा भरती है वो पूरी तरह से फैल जाता है हवा से, एयर से। जब हम उसको वापस छोड़ते हैं दैट मीन्स CO2 को बाहर निकाल देते हैं, सांस को पूरी तरह से हम बाहर निकालते हैं, उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत एयर बच ही जाता है हमारे लंग्स में। उसी चीज को हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। वो इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो हमारा जो एल्वोलाई है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, मतलब कि पूरी तरह से दब जाएगा, पूरी तरह से चपटा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर ऐसा होगा तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हेल्प अस कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इट अलाउ अस ब्रीथ कंटिन्यूसली। मतलब कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करता है, हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, साथ ही गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो ये रहा हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके साथ हम पढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अब इनहालेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में उस चीज के बारे में भी आता है, इसीलिए थोड़ा सा उस चीज के बारे में आप जान लो। मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ, देखो एक बार उसका डिफरेंस क्या है, इनहालेशन और एक्सहेलेशन। इनहालेशन में क्या करते हैं, हम सांस को अंदर ले जाते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ देते हैं। जस्ट इनहालेशन और एक्सहेलेशन वही है। और क्या होता है इनहालेशन में O2 रिच एयर एंटर होता है, दैट मीन्स जब आप सांस को अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जस्ट थर्ड में है फ्लैटन आर डायफ्राम। मतलब जब हम सांस को अंदर की ओर ले जाते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, जस्ट ये जो चेस्ट आप देख रहे हो, चेस्ट में आप देखोगे चेस्ट के जस्ट नीचे ऐसे कुछ इस तरह से, मतलब कि उसको डोम से कहेंगे। वो क्या होता है, डायफ्राम होता है, वो मसल्स का बना हुआ होता है। जब हम सांस को ले जाते हैं तो वो डायफ्राम कुछ ऐसे होता है, जस्ट इस टाइप में होता है, ऐसे इस टाइप में होता है। तो जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो वो ऐसे हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, कुछ इस टाइप से हो जाता है। बट जब हम सांस को बाहर की ओर निकालते हैं तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है, डोम शेप में आ जाता है। ठीक उसी तरह मैंने लिखा हुआ फोर्थ में, रिब्स मूव अपवर्ड। जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो रिब्स क्या करता है, मतलब कि जो आप पसली देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पसलियां होती है वो पसली क्या होता है कि वो ऊपर की ओर मूव होता है। जब भी आप फील करो, जब भी आप सांस को लोगे कुछ इस टाइप से करके देखो तो वो क्या होगा कि रिब्स ऊपर की ओर मूव करेगा, जबकि इनहालेशन में मूव करता है डाउनवर्ड की ओर, मतलब कि रिब्स डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा। उसके बाद लिखा हुआ लंग्स एक्सपैंड। जब भी आप सांस लोगे तो हमारा जो इस चेस्ट के अंदर जो लंग्स है वो क्या होता है कि उसमें हवा भरती है, और जब हवा भरती है तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, मतलब कि वो फैल जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, लंग्स एक्सपेंड होता है इनहालेशन में, जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है कि लंग्स से कॉन्टेक्ट हो जाता है, मतलब कि हवा जब निकलता है तो थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो बड़ा सा हो जाता है। आप देखो हम जब सांस लिए तो वो क्या हुआ, चेस्ट बड़ा सा हो गया, थोड़ा आगे की ओर आ जाता है और वो बड़ा हो जाता है। जबकि इनहालेशन में क्या होता है, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर। जब हम सांस को छोड़ते हैं, जैसे कि अभी मैंने सांस को लिया तो चेस्ट बड़ा हो गया, और जब सांस को हम छोड़ेंगे तो वापस छोटा सा शेप में आ जाएगा। ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी का पूरा क्लास, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना मुझे कि आपको कैसा लगा क्लास। अगर अच्छा नहीं भी लगा होगा फिर भी आप बताना आपको कहाँ समझ में नहीं आया,
क्या समझ में आया? आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा ना कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं भी पढ़ाता हूँ, उस चीज़ के बारे में भी आप लिख सकते हो कि आपने यहाँ पे ऐसा पढ़ाया है, आपको और अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं आपके कमेंट को पढ़ूँगी, आप कमेंट ज़रूर करना। जो भी स्टूडेंट के पास पहुँच रहा है, प्लीज़ एक बार आप वॉच करो, उस चीज़ को देखो और बताओ कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूँ और मुझे अपनी गलतियों के बारे में पता चले। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें और मैं आपके कमेंट को पढ़ूँगी और आपका रिप्लाई भी करूँगी।